बिहार भाजपा के अध्यक्ष संजय सरावगी ने जमीन के बदले नौकरी स्कैम मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। सरावगी ने कहा कि इस केस में कोर्ट ने साफ कहा है कि ऐसा लगता है जैसे राजनीतिक लोग एक अपराध सिंडिकेट चला रहे थे। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों के पास इस मामले में पर्याप्त और सही सबूत हैं जो घोटाले में शामिल लोगों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हैं। सरावगी ने कहा कि ऐसा लगता है कि लालू यादव को फिर से जेल जाना पड़ेगा और इस बार अपने पूरे परिवार के साथ। उन्होंने आरोप लगाया कि लालू यादव के शासनकाल में बिहार की नौकरियों को जमीन के बदले बेचा गया और इस घोटाले से राज्य की युवा पीढ़ी का भविष्य तबाह हुआ। सरावगी ने कहा कि अब न्याय के दरवाजे खुल चुके हैं और जो भी इस घोटाले में शामिल है उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। उन्होंने जनता से अपील की कि वो ऐसे नेताओं को फिर से मौका न दे जिन्होंने बिहार को भ्रष्टाचार और अराजकता के गर्त में धकेला। लैंड फॉर जॉब घोटाले में कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है और लालू यादव के उसके परिवार के अपराध की फेहरिस्त लंबी हो रही है। जिस तरह कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है कि लगता है राजनीति के या अपराधी सिंडिकेट चला रहे थे, इस तरह का कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है। और पूर्व में भी लालू यादव को कई मामले में सजा हो चुकी है, वो जेल की यात्रा कर चुके हैं और उनका परिवार, पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है। और सबूत इस मामले में जो जांच एजेंसियां हैं, पुख्ता सबूत उनके पास है, तभी तो आरोप तय किए गए हैं। और पूरा परिवार जिस तरह अपराध भ्रष्टाचार के गर्त में डूबा हुआ है, पूर्व में पशुपालन घोटाला हुआ या अलकतरा घोटाला हुआ, या अभी जो है रेलवे के ऐसे नौकरी के संवेदनशील मुद्दे पर जिस तरह उन्होंने गरीबों से जमीन लिखवा के नौकरी दी, वह निश्चित रूप से बहुत ही है, इसकी जितनी निंदा की जाए, भर्त्सना की जाए, कम है। आने वाले समय में लालू यादव और उसके परिवार को जो कोर्ट का वर्डिक्ट दिखता है, पुनः जेल यात्रा करनी पड़ेगी, ऐसा दिखाई पड़ता है। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में पूजा करने के बाद दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आज उनके आदरणीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने भगवान शिव और भगवान हनुमान की पूजा की है। उन्होंने बताया कि पूरे देश में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। सचदेवा ने कहा कि 1026 ईस्वी में विदेशी हमलावरों ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था, जो 1000 साल पुरानी कहानी है और जो हमारी सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को दिखाती है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर वो जगह है जहां समुद्र भगवान शिव के पैर धोता है। उस मंदिर को फिर से बनाया गया है और अब उस मंदिर के बारे में ऐसा त्योहार पूरे साल भर पूरे समाज और पूरे देश में मनाया जाएगा। देखिए, आज हमारे माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी ने भगवान शिव की आराधना की, हनुमान जी की आराधना की। पूरे देश में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है और जिस तरह से विदेशी आक्रांताओं ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, 1026 में से लेकर आज तक 1000 वर्षों की ये ऐसी गाथा है जो हमारी सांस्कृतिक विरासत और हमारी परंपराओं को दर्शाता है। सोमनाथ का मंदिर, जहाँ सागर भी भगवान शिव के चरण धोता है, उस मंदिर की पुनः स्थापना हुई और उस मंदिर को लेकर हमारे पूरे समाज में विशेष आस्था भी है। तो ये पूरा वर्ष सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के रूप में मनाया जाएगा कि किस तरह से बार बार आक्रमण करने के बावजूद भी हमारी धार्मिक, हमारी सांस्कृतिक शक्ति जो है वो इतनी अमिट है, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। उसी उपलक्ष्य में आज हमारे माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी ने यहाँ पूजा अर्चना की है और पूरे देश में इस तरह का ये पर्व पूरे वर्ष मनाया जाएगा। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने असदुद्दीन ओवैसी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ओवैसी मियां, संविधान में इस बात पर कोई रोक नहीं है कि प्रधानमंत्री कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो हिजाब पहने या नहीं। कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन पहले वोट तो जीतो। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने से पहले ओवैसी मियां पहले किसी हिजाब पहनने वाली महिला, बुर्का पहनी महिला या कम से कम पसमानदा समुदाय के किसी व्यक्ति को अपनी पार्टी का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाते। ओवैसी ने कहा है कि हिजाब वाली देश की प्रधानमंत्री बनेगी। ओवैसी मियां, हिजाब वाली या गैर हिजाब वाली किसी पर रोक नहीं है संविधान के अंदर कि जिसको चाहे आप प्रधानमंत्री बनाइए, पर पहले वोट तो लेकर आइए।
पर प्रधानमंत्री के ख्वाब देखने से पहले ओवैसी मियां, आप अपनी पार्टी की अध्यक्षा क्यों नहीं बनाते किसी हिजाब वाली, बुरखे वाली को, या चलो पसमानदा को ही बना दो। ये सेकुलरिज्म का लेक्चर देना बंद कीजिए। अपने नाम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन केवल एक वर्ग को रखा है और दुनिया भर में सेकुलरिज्म का ज्ञान बांटते फिरते हैं। पहले अपनी पार्टी की अध्यक्षा किसी हिजाब वाली को बनाइए। ये ममदानी का वर्जन बनने की कोशिश मत कीजिए यहाँ पर। और महाराष्ट्र में और खास करके बीएमसी में हिंदू मराठी ही महापौर मेयर बनेगा, ये गांठ बांध कर रख दो ओवैसी मियां। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आईपीएसी ऑफिस पर ईडी की छापे के खिलाफ विरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हिसाब का समय आ गया है। ममता बनर्जी की वापसी मुश्किल लगती है। उन्होंने कहा कि सेंट्रल एजेंसियों के साथ लगातार झड़पों ने शक पैदा किया है, जिससे लोग सोच रहे हैं कि ये कोई छोटी समस्या है या बहुत बड़ी बात है। राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि कल की घटनाएं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक थीं। ये देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, बेड़ा गर्क होने का समय आ गया है। ममता जी की वापसी नहीं होने जा रही है और केंद्रीय एजेंसियों के साथ जो लगातार पश्चिम बंगाल में टकराव की जो खबरें आती हैं, लोग हतप्रभ हैं कि ये दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। दरअसल कल की जो घटना है ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। ये कहीं से भी टीएमसी के किसी नेता के यहाँ छापा नहीं पड़ा, किसी मंत्री के यहाँ छापा नहीं पड़ा, और फिर एक फर्म को अगर कोल स्कैम से जोड़ करके ईडी के छापे पड़े, वहां खुद पहुंचना और फाइल लेकर के निकल जाना, बंगाल पुलिस को निजी सेना की तरह इस्तेमाल करना, ये जो चीजें हैं वो ममता बनर्जी के सरकार के लिए ये अच्छे संकेत नहीं है और जनादेश उनको जनता आने वाले चुनाव में नहीं देने जा रही। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आईपीएसी ऑफिस पर ईडी की रेड के खिलाफ विरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोलकाता पश्चिम बंगाल की घटना देश के संघीय ढांचे के लिए अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा कि आजाद भारत में पहली बार किसी संवैधानिक संस्था का इस तरह से विरोध हो रहा है, जो लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति आदर के लिहाज से चिंताजनक है। नीरज कुमार ने कहा कि जब किसी राज्य की सरकार एजेंसियों के खिलाफ सीधे सड़क पर उतरकर विरोध करती है तो ये राज्य और केंद्र के बीच संवैधानिक संतुलन को खतरे में डालता है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों को अपना काम करने दिया जाना चाहिए, लेकिन राज्य सरकारों को भी अपनी भूमिका के दायरे में रहकर विरोध करना चाहिए। नीरज कुमार ने जोर दिया कि राजनीतिक तनाव को कम करने के लिए संवाद और संवैधानिक तरीकों को अपनाया जाना चाहिए कि संस्थाओं के खिलाफ सीधे विरोध के जरिए तनाव बढ़ाया जाए। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जो घटना हुई वह देश के संघीय ढांचे के लिए बेहतर नहीं है। आजाद हिंदुस्तान में पहली बार कोई संवैधानिक संस्था रेड कर रही है। आपकी असहमति हो सकती है, लेकिन जहां तक मैंने देखा है कि अब डीजीपी बंगाल को लेकर के साथ में जाकर फाइल का छीनना यह बहुत ही दुखद और पीड़ाजनक है। ऐसी स्थिति में ईडी ने माननीय न्यायालय में याचिका दाखिल की है। उसके बाद भी आरोप प्रत्यारोप लगाना, भाई आपको आप वकालतनामा फाइल करके आप अपना तथ्य कोर्ट के सामने रखिए, लेकिन ये टकराव का एक वातावरण बनाना, महामहिम के बारे में टिप्पणी करना, केंद्र सरकार के बारे में टिप्पणी करना, आरोप प्रत्यारोप चलना, शुभेंदु अधिकारी पर आरोप लगाना, शुभेंदु अधिकारी द्वारा मानहानि का नोटिस दिया जाना, ये सारे सियासत के जो विषय बन रहे हैं, यह देश के संघीय ढांचे के लिए चिंता की बात। राज्य सरकार को अधिकार रहता है और सीबीआई जांच करती है, तो भरोसा है लोगों का, तो भरोसा जांच होगी। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने अंकिता भंडारी केस की सीबीआई जांच पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी सरकार इतनी देर से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि अंकिता के हत्यारों को बलि का बकरा बनाने का रास्ता दिया जा रहा है, जबकि असली ताकतों को बचाया जा रहा है। राजपूत ने कहा कि अंकिता भंडारी की हत्या के बाद से ही कांग्रेस लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रही थी, लेकिन सरकार ने लंबे समय तक इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि जब तक जनता का दबाव नहीं बनता तब तक सरकार गंभीर नहीं होती।
उन्होंने कहा कि अब सीबीआई जांच शुरू हो गई है, लेकिन इस जांच को पूरी तरह स्वतंत्र और पारदर्शी होना चाहिए। राजपूत ने जोर दिया कि अंकिता के परिवार को न्याय मिलना चाहिए और जिन लोगों ने इस घटना को ढकने की कोशिश की उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इतने देर से भारतीय जनता पार्टी के सरकार कदम उठा रही है, ये अंकिता के हत्यारों को एस्केपिंग रूट देने जैसा है। हम कब से जांच की मांग कर रहे हैं, कब से तमाम वीडियोस, तमाम ऑडियोज सरफेस में घूम रहे हैं। उस बच्ची को न्याय देने में, उस बच्ची की जांच कराने में, उस बच्ची की हत्या की जांच कराने में, किसी गट्टू या किसी पट्टू को बचाने में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से देरी कर रही थी, हीला हवाली कर रही थी, ये पाप का विषय है और ये श्राप का विषय है। अंकिता के हत्यारों को, उसके बलात्कारियों को तुरंत फांसी होनी चाहिए। हमें सीबीआई से उम्मीद है कि दूध का दूध पानी का पानी करेगी, अपने राजनीतिक आकाओं के दबाव में नहीं आएगी, वरना याद रखे सीबीआई भी कि पाप भी लगेगा और श्राप भी लगेगा। वो पहाड़ की बेटी है, पहाड़ की बेटी को अगर न्याय नहीं मिलेगा तब तक कांग्रेस पार्टी और पूरा पहाड़ उत्तराखंड चुप नहीं बैठेगा। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि ममता जी बंगाल को बांग्लादेश बनाने की जो कोशिश कर रही हैं वो कभी सफल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पहले ममता बनर्जी ने इनकम टैक्स विभाग को आने से रोका, फिर सीबीआई को आने से रोका। बंसल ने कहा कि अगर कोई एजेंसी कार्रवाई करती है तो वो फाइलें और कागज लेकर भाग जाती हैं। उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है ना, आखिर ये कैसी मानसिकता है। बंसल ने कहा कि एक मुख्यमंत्री का ये व्यवहार संवैधानिक ढांचे और लोकतंत्र के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि जब जांच एजेंसियां अपना काम करने आती हैं तो उन्हें रोकना और दस्तावेज लेकर भागना गलत संदेश देता है। देखिए, बंगाल को बांग्लादेश बनाने की जो कवायद ममता दीदी कर रही हैं, वो दिवार स्वप्न का पूरा कभी नहीं होगा। पहले इनकम टैक्स को आने से रोका, इन्होंने सीबीआई को आने से रोका। ईडी अगर कोई कार्रवाई करती है तो उसके फाइल और पेपर्स लेके भाग जाती हैं। ये तो ठीक नहीं है ना। आखिरकार ये कौन सी मानसिकता है? भारत की एजेंसियों को अपना काम नहीं करने दोगे क्या बंगाल के अंदर उनका प्रवेश निषेध है क्या? जिस तरह से इन्होंने पीछे भी कई सारी जो नेशनल एजेंसीज हैं हमारी, उन नेशनल एजेंसीज को जो है वो रोक के रखा कि हम घुसने नहीं देंगे बंगाल के अंदर। अरे बंगाल है, बांग्लादेश नहीं है मैडम, इनको समझना पड़ेगा। और यहाँ कानून का राज चलता है, कोई जिहादी तंत्र नहीं चलता यहाँ पर। आपको कानून के शिकंजे में आना पड़ेगा। कोई गतिरोध है, विरोध है तो आप राजनीतिक विरोध को राजनीतिक तरीके से करिए, लेकिन अपनी खींच को जो हमारी जांच एजेंसियां हैं उनको ऊपर निकालना ये ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रीमद् जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य की 726वीं जयंती के अवसर पर कहा कि भाइयों और बहनों, 726 साल पहले प्रयागराज की इसी धरती पर एक महान शख्सियत ने जन्म लिया था। आज प्रयागराज एक बार फिर इस महान आचार्य के जन्मोत्सव को याद कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जातिपंथ या समुदाय के आधार पर बंटवारा सिर्फ विनाश की ओर ले जाएगा, जैसा कि हम बांग्लादेश में देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, वहां के हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो दुखद है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग सेक्युलरिज्म को बनाए रखने का दावा करते हैं वे इन घटनाओं पर चुप रहते हैं। उनकी कोशिशें पूरी तरह से हिंदू समाज और सनातन धर्म को कमजोर करने पर केंद्रित हैं, फिर भी वे बांग्लादेश की स्थिति पर चुप हैं। उन्होंने जोर दिया कि भारत को इस तरह के विभाजन से बचना होगा और सामाजिक एकता को मजबूत रखना होगा। बहनों और भाइयों, आज से 726 वर्ष पहले जिस दिव्य महापुरुष का प्रकट इसी प्रयागराज की धरती पे हुआ था, यही प्रयागराज आज फिर इसकी उद्घोष कर रहा है कि जाति के नाम पर, मत और संप्रदाय के आधार पर विभाजन हमारे लिए उसी प्रकार से सर्वनाश का कारण बन जाएगा जैसे बांग्लादेश के अंदर हम देख रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर आप देख रहे होंगे, ये जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। सेकुलरिज्म के नाम पर ठेका लेकर के चलने वाले वे लोग जिनकी दुकानें
हिंदू समाज को और सनातन धर्म को कमजोर करने और हिंदू समाज को तोड़ने की पूरी ताकत लगाती है। बांग्लादेश की घटना पर इनका मुंह बंद है। इनके मुंह पे लगता है किसी ने फेविकोल चिपका दिया है। ऐसे लगता है कोई टेप इनके मुंह पे चिपक चुका है। इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहे हैं। कोई कैंडल मार्च बांग्लादेश की घटना को लेकर के नहीं इनके द्वारा निकाला जा रहा है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।